नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सपूतों के साहस के सम्मान में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को कल से कोविड की बूस्टर डोज दी जाएगी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.98%। देश में अब तक 3,623 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रवासी दिवस के अवसर पर बधाई दी। गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती कोविड प्रोटोकॉल के बीच मनाई जा रही है। उत्तराखंड में तेज हिमपात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सड़कों का संपर्क टूटा। और टेनिस में रोहन बोपन्ना तथा रामकुमार रामनाथन के भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब जीता। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ये बैठक शाम 4:30 बजे होगी। देश में बढ़ते संक्रमण के कारण ये बैठक बुलाई गई है। श्री मोदी ने पिछले महीने भी कोविड और ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि नए वेरिएंट को देखते हुए सबको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से सभी स्तरों पर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को राज्यों के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर काम करने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कल से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। केंद्र ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को 2 टीके लग चुके हैं वे समय लेकर या सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने लोगों से टीके लगवाने की अपील की है। ये बहुत उत्साहवर्धक है कि कल तक 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को 15 से 17 साल की उम्र के बीच के उनको टीके लग चुके हैं और मेरी सब माता पिता से विनती रहेगी कि इसी उत्साह को बनाए रखें। यहाँ तक बड़ों में जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कल सोमवार से प्रारंभ हो रही है। इसमें मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं। पहली चिकित्सा कर्मी और जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिनको 9 महीने हो गए हैं दूसरी डोज मिले हुए, वो कल से अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,59,632 लोग संक्रमित हुए। उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या 5,90,000 से अधिक हो गई है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.66% है। दैनिक संक्रमण दर 10.21% है। कल 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 96.98% है।
देश में अब तक 3,623 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,009 महाराष्ट्र में, 513 दिल्ली में, 441 कर्नाटक में और 373 राजस्थान में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,409 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर संदीप मिश्र ने हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। देखिए, हृदय रोगियों को मैं यही कहना चाहता हूं, उनको अगर ये वाला है या वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट, तो उनको उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 तो अपना वैक्सीनेशन पूरा करा लेना चाहिए, और उसके अलावा बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके 2 डोज मिल चुके हैं और अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या अगर आप 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपको अन्य तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको जो बूस्टर डोज भी जरूर लगवा लेना चाहिए। नंबर 1, 60 साल से ज्यादा की उम्र है तो जरूर लगवा लेना। नंबर 2, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि जो ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा अधिक संक्रमण करता है। मतलब उसकी इन्फेक्शन की जो रेट है वो डेल्टा से भी ज्यादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर लोग मास्क पहनना जारी रखते हैं और कोविड के नियमों का पालन करते हैं तो शहर में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि न्यूनतम प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि लोगों का जीवन प्रभावित न हो। श्री केजरीवाल ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा सचिवालय ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अवर सचिव के पद से नीचे के 50% अधिकारियों और कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने स्थिति की समीक्षा के बाद निर्देश दिया कि संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। इस बीच इस महीने की 4 से 8 तारीख तक की गई जांच के दौरान संसद के करीब 400 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। पुदुचेरी में पिछले कुछ दिनों में कोविड रोगियों की संख्या अचानक काफी बढ़ गई है। आज 444 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय पूर्वोत्तर में 1000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में संवाददाताओं को बताया कि उनका मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड पर नियंत्रण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में 100 आयुष औषधालय स्थापित किए जाने हैं। श्री सोनोवाल ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। रेलवे ने इन खबरों का खंडन किया है कि लॉकडाउन की आशंका से मजदूर महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं। ये खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। मुंबई में मंडल रेल प्रबंधक ने लोगों से कहा है कि इस तरह की खबरों से गुमराह न हों। उन्होंने रेलवे स्टेशन के फोटो भी जारी किए हैं जहां भीड़भाड़ नहीं है। आकाशवाणी सभी से अपील करती है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह की अफवाहों से किसी को गुमराह न होने दें। पंजाब में कल कोरोना संक्रमण के 3,643 नए मामले सामने आए और 2 संक्रमित लोगों की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब कुल 12,614 उपचाराधीन मरीज हैं। कल 1,99,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। इनमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 7,863 बच्चे शामिल थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-42
42। 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवासी भारतीय दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रवासी भारतीयों को बधाई दी है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत के विकास में योगदान के प्रयासों को दोगुना करने का आग्रह किया है। श्री नायडू ने उन्हें भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में कार्य करते रहने को कहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी भारतीय प्रवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियां सभी के लिए गर्व की बात है। विदेश राज्य मंत्री वे मुरलीधरन ने कहा है कि प्रवासी भारतवंशी युवाओं ने नवाचार, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में श्री मुरलीधरन ने कहा कि तकनीकी परिवर्तन के जरिए युवा समाज की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। India is among the very few countries which has an extensive and evolving policy framework for engagement with the diaspora. The priority of the government led by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is to build everlasting links with the Indian diaspora the world over. Whenever the Prime Minister is overseas, we see a grand welcome to the leader and the enormous shower of love on him. It's actually the faith of our diaspora being reposed on India and their pride in Indianness. Under the Prime Minister's leadership, our outreach to the diaspora has taken new dimensions and evolved in a way where we are moving towards the concept of global India. श्री मुरलीधरन ने कहा कि सुंदर पिचाई से लेकर पराग अग्रवाल और राजीव सूरी से लेकर लीना नायर तक कई दिग्गज वैश्विक मंच पर भारतीय युवा नेतृत्व के ज्वलंत प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत को दुनिया से जोड़ने वाली सेतु का काम करते हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के साथ चिरस्थायी संबंध बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से है जिनके पास प्रवासियों के साथ जुड़ाव के लिए एक व्यापक और विकसित नीतिगत ढांचा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह के 2 सपूतों के साहस और सम्मान में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को कल से कोविड की बूस्टर डोज दी जाएगी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.98%। देश में अब तक 3,623 लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रवासी दिवस के अवसर पर बधाई दी। गुरु गोविंद सिंह की 355वीं जयंती कोविड प्रोटोकॉल के बीच मनाई जा रही है। उत्तराखंड में तेज हिमपात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सड़कों का संपर्क टूटा और टेनिस में रोहन बोपन्ना तथा रामकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के सपूतों के साहस और न्याय के लिए प्राणोत्सर्ग को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक रिपोर्ट।
गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर ये घोषणा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन दोनों सपूतों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। गुरुजी के दोनों सपूतों ने धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों को त्यागने की बजाय प्राणों की आहुति देना उचित समझा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों की बहादुरी और आदर्श लोगों को शक्ति देते हैं। उन्होंने अन्याय के आगे कभी शीश नहीं झुकाया। उन्होंने समावेशी और परस्पर भाईचारे पर आधारित विश्व की कल्पना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सही समय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जानें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की आज 355वीं जयंती है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1666 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। लोग इस पावन अवसर को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। बिहार के पटना साहिब में तख्त श्री हरमिंदर साहिब में गुरु गोविंद सिंह की जयंती इस बार कोविड प्रतिबंधों के बीच मनाई जा रही है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की निस्वार्थ सेवा और धार्मिकता के वे प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। धनौल्टी और बर्फ की चादर से ढके अन्य हिस्सों में पर्यटकों की भीड़ के कारण सड़क मार्गों पर लंबा जाम लग गया है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर हिमपात होने से अधिकांश स्थानों पर भीषण शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी को बताया कि कल तक देश के विभिन्न भागों में बारिश हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल अगले 24 आवर्स तक नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकांश जगह पर हो सकता है। और इसके साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेन पंजाब, हरियाणा में हो सकता है। अभी वेदर राजस्थान एरिया में इम्प्रूवमेंट होगा, मगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बारिश आज और कल होने का उम्मीद है। रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय युगल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। इस भारतीय जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इवान दोदिग और मार्सेलो मेला को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से पराजित किया। ये बोपन्ना का 20वां एटीपी युगल खिताब और रामकुमार का पहला खिताब है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नीट पीजी 2021 काउंसिलिंग बुधवार से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और अब आज का संस्कृति संदेश। ये बुलंद आवाज है महेंद्र कपूर की। उनकी जयंती पर आज हम उनके गाए गीतों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उपकार, हमराज, गुमराह, धूल का फूल, वक्त और धुंध जैसी फिल्मों को अपनी गायकी से यादगार बना देने वाले गायक महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था। फिल्मों में करियर की तलाश उन्हें कम उम्र में ही मुंबई खींच लाई। 1953 में फिल्म मदमस्त में गाए साहिर लुधियानवी के गीत से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। आप आए तो ख्याले दिल नाशा गाया, कितने भूले हुए
रसूं का पता याद आया। 1968 में उपकार के बहुचर्चित गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। 1963 में गुमराह के गीत, 1974 में रोटी कपड़ा और मकान के गीत, इससे पहले 1967 में हमराज के गीत नीले गगन के तले के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महेंद्र कपूर को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लता मंगेशकर सम्मान से भी नवाजा गया। लोगों के उदास दिलों में जीने का हौसला भरने वाली महेंद्र कपूर की अपनी आवाज 27 सितंबर 2008 को सदा सदा के लिए खामोश हो गई। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटिट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes? No, I haven't refused. I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress. Mr. Gandhi, now that you're back in India, what are you going to do? I don't know. गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी ने 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और 1 वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। 1 वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया।
आज हम कृषक दीनबंधु सर छोटूराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 9 जनवरी 1945 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत काल में किसानों की पीड़ा और यातना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। छोटू राम उस क्षेत्र के एक ऋणग्रस्त परिवार से थे जो अब हरियाणा में पड़ता है। ये क्षेत्र अक्सर सूखे और बाढ़ से त्रस्त रहता, जिससे किसानों को विवश होकर उधार देने वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। सर छज्जू राम के संरक्षण में छोटू राम ने आगरा से कानून में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया। 1916 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 तक रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 1936 में पंजाब में आम चुनाव जीता तथा कांग्रेस और अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई। छोटू राम राजस्व मंत्री बनाए गए। गढ़ी गांव के सर छोटू तने पूजा दुनिया सारी, मेहनत करके तने लाडले बचा गई जमींदारी। विभाजन से पहले पंजाब विधान परिषद के मंत्री के रूप में उनकी पहली प्रमुख उपलब्धि थी पंजाब भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1929 पारित होना, जो आज तक ऐतिहासिक सामाजिक विधान बना हुआ है। पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम 1930 से लेकर अनेक उपायों के जरिए महाजन और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण का अंत हुआ। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1939 में बनाया गया, जिसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बाजार समितियों के गठन का प्रावधान था। इनसे किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। होल्डिंग एकीकरण अधिनियम 1936 पारित होने के बाद भूमि होल्डिंग का एकीकरण किया गया। इस अधिनियम को 1945 में संशोधित किया गया। छोटू राम ने न केवल इन कानूनों को पारित करवाया, बल्कि इन्हें लागू किया जाना भी सुनिश्चित किया। कृषि के उत्थान में असाधारण योगदान के लिए किसानों ने छोटू राम को दीनबंधु और रहबर आजम की उपाधि से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें 1937 में सर की उपाधि प्रदान की। इस राष्ट्रवादी और किसान हितैषी महान नेता को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजोल, इम्फाल, गंगटोक, शिलांग और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सपूतों के साहस के सम्मान में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को कल से कोविड की बूस्टर डोज दी जाएगी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.98%। देश में अब तक 3,623 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रवासी दिवस के अवसर पर बधाई दी। गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती कोविड प्रोटोकॉल के बीच मनाई जा रही है।
उत्तराखंड में तेज हिमपात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सड़कों का संपर्क टूटा। और टेनिस में रोहन बोपन्ना तथा रामकुमार रामनाथन की भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।